तो फिर क्वेश्चन नंबर वन। देखिए इसमें हमें एक सर्किट गिवन है। सर्किट में ऐसा है कि आपके पास एक बल्ब है, राइट। उस बल्ब की जो रेटिंग है दैट इज 100 राइट। तो इसका मतलब हम ये चाहेंगे कि इस बल्ब को 100 वोल्ट्स मिले अगर इसे रेटेड पावर पे ऑपरेट करना है तो। मतलब प्रॉब्लम इसकी जो हमारे पास सप्लाई है वो 200 वोल्ट है, लेकिन हम बल्ब को देना चाहते हैं 100 वोल्ट्स। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप इसके साथ एक इंडक्टर लगा दीजिए सीरीज में। तो उससे क्या होगा, जैसे 200 वोल्ट्स की सप्लाई है, ये दोनों में स्प्लिट हो जाएगा। तो जो बल्ब है मतलब कि जो रेजिस्टर है आपका, उसको कुछ वी आर मिल जाएगा, और जो कॉयल है आपकी उसको कुछ वी एल मिल जाएगा। अब ये जो वी आर और वी एल है, इनमें से वी आर 100 है, ड्यू टू द गिवन रेटिंग इट शुड बी 100 ना। अब जो टोटल वोल्टेज है 200, वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्प्लिट होगा दोनों में। उसमें से हम ये वी जानते हैं, वी आर जानते हैं, तो यहाँ से वी एल निकल के आ जाएगा 100√3। दैट मीन्स इंडक्टर के थ्रू जो करंट जाए और जो वोल्टेज बने वो 100√3 होनी चाहिए। तो इंडक्टर की वोल्टेज को अपन लगा देंगे वी इज इक्वल टू आई आर, और यहाँ पर आर का मतलब होगा रिएक्टेंस। तो वी को लिख दिया जाएगा आई एक्सएल, जहाँ पे जो आई है वो आर एम एस है, और जो वोल्टेजेस हम डील कर रहे हैं वो भी आर एम एस है, राइट। देयर इज आई आर एम एस इंटू एक्सएल। नाउ एक्सएल फर्दर हो जाएगा ओमेगा एल, और आई की वैल्यू हम ढूंढ लेते हैं कैसे। सिंस वी हैव द नॉलेज ऑफ द बल्ब, वी कैन से कि बल्ब के लिए आई होता वी आर अपॉन आर, मतलब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस ओवर रेजिस्टर, राइट। और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हम उसकी रेटिंग से ढूंढ ही सकते हैं, तो पावर पे हम लगा देंगे वी स्क्वायर बाय आर। तो यू विल गेट टू नो कि बल्ब की रेटिंग के हिसाब से उसका जो रेजिस्टेंस बनना चाहिए वो 100 ओम बनना चाहिए। दैट मीन्स द करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर। ये हमें सॉल्व करके पता चला, राइट। तो करंट की वैल्यू को 1 रख दिया गया, ओमेगा को लिख देंगे 2 पाई इंटू एफ। तो यहाँ से जो एल की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी √3 पाई हेनरी। क्वेश्चन नंबर टू। Considering the situation of the previous problem, find the average magnetic energy stored in the coil. तो देखिए मैग्नेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, हाफ एल आई स्क्वायर। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये बन जाएगा हाफ एल। अब जो आई स्क्वायर है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है। दैट मीन्स ये जो यू है इसका जो एवरेज है वो जीरो तो नहीं आ सकता, बिकॉज हाफ एल आई स्क्वायर इज अ पॉजिटिव टर्म। तो ये एनर्जी अगर हमेशा पॉजिटिव रही तो इसका कुछ एवरेज भी बनेगा। अब देखिए बात ऐसी बनेगी कि जो आई है ना आपका, ये आई है साइनसोइडल फंक्शन। दैट मीन्स दिस आई इज वेरिंग समथिंग समथिंग लाइक दिस, साइन या कॉस का कोई फंक्शन बनेगा। अब जब आप u का एवरेज निकाल रहे होंगे मतलब कि आप आई स्क्वायर का एवरेज निकाल रहे होंगे। अब आई स्क्वायर का एवरेज निकालने का मतलब है आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर। नाउ इफ आई एम लुकिंग फॉर द एवरेज ऑफ दिस वैल्यू, दैट मीन्स एवरेज ऑफ दिस वैल्यू, उसमें से आई नॉट स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और साइन स्क्वायर का जो एवरेज है वो हाफ होता है। दैट मीन्स आई स्क्वायर का एवरेज इज आई नॉट स्क्वायर इंटू हाफ। ऑलराइट, नाउ जो आई आर एम एस है वो हम 1 एम्पियर ढूंढ चुके थे, तो फिर जो आई नॉट होगा वो उसका √2 टाइम्स होगा। तो ये जो गिवन वैल्यू है ये आपकी कितनी हो जाएगी, आई नॉट का स्क्वायर विच इज 2 इंटू हाफ, तो इट इज अगेन 1 एम्पियर। तो इसका मतलब है आई स्क्वायर की एवरेज 1 हो गई, तो ये हाफ एल इंटू 1 हो गया, तो दिस इज हाफ। और एल की वैल्यू हम कितनी ढूंढ चुके थे, √3/5। .275 जूल, right, which can be expressed like 275 millijoule, which is the answer. Question number three. So there is a resistance with an inductor in series.
and voltage across the resistor is given to be this much, right? डायग्राम बनेगा, ये resistor है, ये इंडक्टर कॉइल है, और हम जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर है वो हम जानते हैं, उसका फंक्शन दिया हुआ है 2 sin 1000t। ऑलराइट, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 100 ओम। तो जो करंट क्या है, करंट को हम लिख देंगे v इज टू आई आर, तो ये v बाई आर हो जाएगा। दैट मीन्स जो करंट का फंक्शन चल रहा होगा दैट इज 2/100 sin 1000t। So this is current as a function of time। Now जो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर है वो रहेगा वी एल नॉट साइन 1000t। अब यहाँ पर कुछ फेज डिफरेंस भी आएगा। उसका रीजन ये है कि जो करंट है वो करंट रेजिस्टर के तो सेम फेज में चलता है, लेकिन इंडक्टर के केस में जो करंट होता है वो लैगिंग होता है, मतलब जो वोल्टेज होती है वो आगे होती है 90 डिग्री से, और जो करंट है वो लैग करता है। ऑलराइट, तो करंट का फंक्शन जब हम लिखेंगे इसके लिए और वोल्टेज का फंक्शन हम लिखेंगे, तो वोल्टेज का फंक्शन करंट से आगे आना चाहिए। हम सेइंग कि करंट का फंक्शन ऑलरेडी लिखा जा चुका है, और सीरीज में जो करंट रहने वाला है वो सेम रहने वाला है, तो इसकी वोल्टेज को मैं कह दूंगा कि इसे पाई बाय 2 से आगे होना है, बिकॉज करंट लैग्स, वोल्टेज लीड्स फॉर एन इंडक्टर। नाउ व्हाट इज VL नॉट? VL नॉट इज I नॉट इंटू XL। दिस इज I नॉट। XL को लिख देंगे ओमेगा L। ओमेगा है हमारे पास 1000, L की वैल्यू है 4। जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये कितना बनेगा, 80। तो आपका V का फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, V across inductor is 80 sin 1000t plus pi by 2। Question number 4, a resistor, an inductor are given the supply, current in the circuit is 3 ampere, power consumed in the circuit is 108। तो हमें रेजिस्टेंस बताना है। तो देखिए जो पावर का फॉर्मूला है वो क्या आ जाता है, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ फाइव। इसी को हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं आई आर एम एस स्क्वायर टाइम्स आर। यहाँ पर जो आई का वैल्यू है 3 है, 3 का स्क्वायर ये 9 हो जाएगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अच्छा रेजिस्टेंस की वैल्यू ही फाइंड करनी है। पावर हमें दिया हुआ है 108, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा 108 बाई 9, इट इज 12 ओम। तो यहाँ पर हमने पावर का फॉर्मूला इस्तेमाल करा है, और पावर के फॉर्मूले को हम ये जानते हैं कि जब इस बेसिक फॉर्मूले को हम मॉडिफाई करते हैं तो अल्टीमेटली टर्न्स आउट की पावर ओवरऑल रेजिस्टर में ही कंज्यूम हो रही होती है। तो आप इस cos फाई को लिख देते हैं R बाई जेड, तो ये बन जाता वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई आपका हो जाता R अपॉन जेड, और ये जो V अपॉन जेड है ये फिर से हो जाता I इंटू आई इंटू आर, तो इट कैन बी रिटन लाइक आई स्क्वायर आर। तो वहां से हमने इसका आंसर निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 5, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर आर गिवन, सप्लाई गिवन है, करंट इन द सर्किट गिवन है, पावर कंज्यूम गिवन है। देखिए पावर का फॉर्मूला इज आई स्क्वायर आर, पावर इज 100, आई का वैल्यू 2 गिवन है तो ये 4, तो ये आर हो जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 25 ओम। क्वेश्चन नंबर 6, we have a bulb and a capacitor in series। तो बल्ब मतलब है रेजिस्टर,
द कैपेसिटर C, ये हमने सीरीज में लगाई है। तो इन दोनों के थ्रू जो कुछ करंट चलेगा, ये जो करंट चलेगा वो वोल्टेज अपॉन इम्पेडेंस होगा। इम्पेडेंस में आपके पास R और C है, तो इम्पेडेंस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ R² प्लस XC²। where XC is further 1 upon ओमेगा C। तो देखिए ये आपका I का वैल्यू बना। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं मतलब कि आप ओमेगा को इंक्रीज करते हैं, तो अगर ओमेगा यहाँ इंक्रीज होता है तो ये जो सारी टर्म है ये डिक्रीज होगी, और अगर ये डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो ये सारी वैल्यू जो है ये इंक्रीज होगी। दैट मीन्स अगर ओमेगा को बढ़ाया जाता तो जो करंट है वो बढ़ता, और अगर करंट बढ़ता तो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब मतलब कि रेजिस्टर I²R, आई के बढ़ने से पावर ऑफ द बल्ब इंक्रीज होता, तो उसकी जो ब्राइटनेस है वो इंक्रीज हो जाती। तो ओवरऑल यहाँ पे जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एक्स सी डिक्रीज हो जाएगा। ऑलराइट, और एक्स सी के डिक्रीज होने से इम्पेडेंस डिक्रीज हो जाएगा, और जो करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, और करंट के इंक्रीज होने से ब्राइटनेस बढ़ जाएगी उस बल्ब की, बिकॉज उसका रेजिस्टेंस फिक्स है आर। तो अगर आपने उसका बढ़ा दिया तो पावर विल इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए एसी सीरीज सर्किट है, उसका जो पावर फैक्टर है उसे हम 1/2 से 1/4 कर देना चाहते हैं, आर एस कॉन्स्टेंट। ऑलराइट, तो देखिए पावर फैक्टर इज R upon Z. Now we are saying कि R is constant, which means कि हम Z को चेंज कर रहे होंगे, और वही हमसे पूछा गया कि इम्पेडेंस को कितने परसेंटेज चेंज करना चाहिए। तो पावर फैक्टर का Z के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो अगर आप पावर फैक्टर को 1/2 करना चाहते हैं, दैट मीन्स इम्पेडेंस को आप 2 टाइम्स कर दो। तो अगर आप इम्पेडेंस को डबल कर देंगे तो जो पावर फैक्टर वो हाफ हो गई होगी, तो पहले अगर 1/2 था तो वो 1/4 हो गया होगा। ऑलराइट, दैट मीन्स जो इम्पेडेंस है उसे हम करेंगे 2 टाइम्स, एंड 2 टाइम्स मीन्स डबल कर देना, मतलब कि 100% का इंक्रीज। Question number 8. Average power and an AC series circuit. एवरेज पावर के हमारे पास क्या क्या फॉर्मूलाज रहते हैं? ई आर एम एस, आई आर एम एस, कॉस फाई। अगर हम इस कॉस फाई को लिख देते हैं आर बाय जेड, एंड दिस ई अपॉन जेड अगेन बिकम्स आई आर एम एस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आई आर एम एस स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस। अब अगर हम यहाँ से डिवीजन लेते हैं और क्या करते हैं, इस आई को लिख देते हैं ई आर एम एस अपॉन जेड, जिसके साथ हम देख सकते हैं कि ई आर एम एस ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आर बाई जेड ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो ये जो चीज़ है ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ए आर एम एस स्क्वायर आर अपॉन जेड स्क्वायर। now दिस इज ई आर एम एस, तो अगर इसको पीक वैल्यू में लिखना चाहेंगे अपन, ई नॉट में लिखना चाहेंगे, तो ई आर एम एस इज ई नॉट अपॉन √2 स्क्वायर आर बाई जेड स्क्वायर, तो आंसर हो जाता है ई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 जेड स्क्वायर, ऑप्शन सी। now the डी ऑप्शन वांट्स कि हम जो पावर के फॉर्मूला चल रहे हैं इसमें से हम ई को एलिमिनेट कर दें, तो हम ई को आई की फॉर्म में लिख देंगे। ऑलराइट, तो आप इसी ई को हम लिख देते हैं आई आर एम एस टाइम्स जेड, साथ में ऑलरेडी वी हैड
IRMS and R upon Z. ऑलराइट, और जो R है वो भी हमें यहाँ से एलिमिनेट करना है, मतलब R बाय Z को तो कंप्लीट हम cos phi ही लिख देंगे, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है। ऑलराइट, तो ये हो चुका होगा IRMS स्क्वायर Z टाइम्स cos phi। और अगर पीक वैल्यू में एक्सप्रेस करना है तो IRMS इज आई नॉट बाई रूट टू, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाई टू जेड कॉस फाइव। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9। There is an electric bulb which is designed to consume 55 watts at 110 volts. It is connected to a supply of 220 and 50. Alright, तो क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास एक बल्ब है, मतलब कि रेजिस्टेंस है, उसके साथ में एक इंडक्टेंस कॉइल लगा हुआ है। तो जो टोटल सप्लाई आपके पास है दैट इज 220 एंड 50 हर्ट्ज। ये सप्लाई अगर आप डायरेक्टली बल्ब पे लगाते हैं तो फिर बल्ब में भी फ्यूज हो जाएगा, बिकॉज उसका जो ऑपरेशन है अपने को 110 वोल्ट्स पे करना है। दैट इज वी वांट कि आउट ऑफ दिस टोटल 220 इस बल्ब को जो मिले विच वी विल कॉल वी आर, वो होना चाहिए 110। जो कॉइल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज वी एल। आउटर वी का अंदर की तरफ ये रिलेशन रहता है वोल्टेजेस के साथ। इसमें से वी नो दिस वी इज 220, वी आर इज 110 प्लस वी एल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें वी एल जो है वो मिल जाएगा। ऑलराइट, उसी VL को हम अब लिख देंगे क्या, IRMS times XL. This will be IRMS times XL. XL is omega L, right? ये जो I है IRMS। अब क्योंकि देखिए जो करंट है वो तो सीरीज सर्किट में सेम रहेगा, तो इस करंट की वैल्यू हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इस बल्ब की हेल्प ले लेते हैं अपन। तो इस बल्ब के लिए मैं लिख सकता हूँ कि VR अपॉन R इज I। VR इज 110, तो जो बल्ब का रेजिस्टेंस है वो उसकी रेटिंग से निकल आएगा। उसकी रेटिंग हमें दी हुई थी कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर के हिसाब से पावर है उसका 55 वॉट। वोल्टेज उसको जो मिल रहा है दैट इज 110 का स्क्वायर। ये नीचे आर हो जाएगा तो यहाँ से आपको मिलेगा आर। इस आर को हम यहाँ रख देंगे, तो विल गेट आई, और आई से हमारे पास ये एल आ जाएगा। तो वैल्यूज जो हम फिल कर देते हैं इसमें, इसकी वैल्यूज रखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.2 हेनरी। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टेंस है और एक कैपेसिटर है। ऑलराइट, और हमें बताना है कि in what time the resistance will get heated by 10 degrees Celsius। इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा हीट चैप्टर से जो हम पढ़ते हैं कि जो हीट प्रोड्यूस होती है उसे हम एमएस डेल्टा टी कहते हैं। एमएस का जो प्रोडक्ट है दैट इज थर्मल कैपेसिटी, और डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। राइट, तो इस केस में जो हीट प्रोड्यूस होगी वो रेजिस्टर से होगी, तो जो हीट मिलेगी वो हो जाएगी पावर इनटू टाइम। तो इसी सर्किट में पावर हम लिखेंगे आई आर एम एस स्क्वायर आर into time, and that heat which is produced is being used to raise its temperature by 10. All right. Now, देखिए टाइम हमें कैलकुलेट करना है, एम एस हमें गिवन है डायरेक्टली। राइट, तो ये जो एम एस वैल्यू है विच इज थर्मल कैपेसिटी, दिस एंटायर थिंग इज गिवन टू बी 100 SI यूनिट्स, और जो डेल्टा टी हमें चाहिए दैट इज 10 डिग्रीज। राइट, रेजिस्टेंस का वैल्यू है 20, और टाइम हमें फाइंड करना है, तो जो चीज पेंडिंग है दैट इज आई आर एम एस। If I find IRMS, then I can put the value of IRMS and then get the value of time. Okay. देखिए करंट का जो फॉर्मूला है वो ये रहेगा, यहाँ पर ERMS हमें गिवन है 20 वोल्ट्स, रेजिस्टेंस गिवन है, एक्सएल एक्सी हम फाइंड कर सकते हैं बिकॉज ओमेगा एल ओमेगा सी एवरीथिंग इज गिवन। व्हेन यू कैलकुलेट दिस IRMS कम्स आउट टू बी 1 एम्पियर। तो अगर IRMS हमारे पास 1 एम्पियर आ चुका है तो इसका स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। तो जब सॉल्व करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आंसर आएगा 50
SI units 50 seconds. Question number 11. There is an inductor, capacitor, and a resistor. All three elements are connected in series with some voltage. वोल्टेज का पीक वैल्यू है 10, ओमेगा है 314. हमें फाइंड करना है कितनी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी 20 मिनट्स में. एनर्जी डिसिपेट होती है रेजिस्टर में, मतलब हीट के थ्रू. ऑलराइट, तो अल्टीमेटली जो हीट डिसिपेट होगा दैट इज आई स्क्वायर आर इंटू टी, विच मीन्स ये हमने पावर इंटू टाइम लिखा हुआ है, तो हमारे पास हीट आ जाएगा. अब इसके लिए हमें आई चाहिए. आई निकालने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, ई आर एम एस बाई एम्पेडेंस. इस सारी चीज को जब आप सॉल्व करते हैं वैल्यूज रख के, ई आर एम एस इज 10/√2 बिकॉज पीक वैल्यू इज 10. तो ये 10/√2. रेजिस्टेंस गिवन, एक्सएल आ जाएगा ओमेगा एल से, एक्सी आ जाएगा 1/ओमेगा सी से. ऑलराइट, तो ये निकल के आएगा 0.126 एम्पेयर. तो जो आपका हीट बनेगा वो जाएगा यार आई स्क्वायर आर टी. इसे आप सॉल्व करिए. रेजिस्टेंस 50 टाइम इज 20 मिनट्स, उसे हम सेकंड्स में कर लेंगे, तो इट विल बी 952 जूल. ऑलराइट, तो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि अगर हम रेजिस्टेंस को हटा देते हैं तो सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर बचेगा और इंडक्टर बचेगा. और इंडक्टर की वैल्यू को डबल भी कर दिया गया, तो ये जो 20 मिली है इसे कर दिया गया 40 मिली. तो फिर हमें करंट का फंक्शन लिख के देना है. तो अगर इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों प्रेजेंट है तो करंट या तो लीड करेगा या तो लैग करेगा 90 डिग्री से. ऑलराइट, तो हम उनकी वैल्यू से चेक कर लेते हैं. देखिए जो एक्सएल है दैट इज ओमेगा एल, एक्सी इज 1/ओमेगा सी, ओमेगा इज 314, एल इज डबल्ड, सी इज गिवन ऑलरेडी. तो करते कराते हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती है. हमें पता चलता है कि जो एक्सी है वो डोमिनेटिंग है. तो अगर एक्सी बड़ा है तो ये सर्किट कैपेसिटिव सर्किट होगा. तो फिर इस कैपेसिटिव सर्किट तो करंट विल लीड वोल्टेज. तो अगर वोल्टेज का फंक्शन 10 साइन लिखा हुआ है तो करंट का बनेगा +π/2, बिकॉज करंट जो है वो लीड कर रहा है. इस चीज को हम लिख सकते हैं cos 314t sin 90 प्लस थीटा को. अब ये आई नॉट ढूंढना बाकी है. तो देखिए आई नॉट जो होगा वोल्टेज बाय इम्पेडेंस आएगा. पीक करंट के लिए पीक वोल्टेज बाय इम्पेडेंस, पीक वोल्टेज इज 10, नीचे इम्पेडेंस. रेजिस्टर तो है नहीं तो इम्पेडेंस सिर्फ ऐसे लिखा जाएगा. एक्सएल एक्ससी दोनों वैल्यूज हम निकाल चुके हैं. आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.52. करंट का जो फाइनल फंक्शन है दैट इज 0.52 cos 314t. क्वेश्चन नंबर 12. देखिए ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, दो ब्रांचेस हैं पैरेलल, तो दोनों ब्रांचेस को ये जो सोर्स है वो इंडिपेंडेंटली मिल जाएगा. दोनों ब्रांचेस का हम करंट पता कर लेते हैं. जिसमें करंट हमें ज्यादा मिलने वाला है वहां पर बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा होगी, बिकॉज बल्ब की ब्राइटनेस है आई स्क्वायर आर, मतलब पावर से निकल के आती है. ओके, तो देखिए जो अपर ब्रांच है इसमें ब्रांच 1 कह रहा हूँ. तो ब्रांच 1 का जो इम्पेडेंस है वहाँ रजिस्टर और कैपेसिटर लगा हुआ है. आर स्क्वायर और एक्सी सॉल्व करा जाएगा. एक्सी को लिखेंगे 1/ओमेगा सी. तो करते कराते आपके पास एक्सी की वैल्यू 6.3 आ गई. सेकेंड ब्रांच में ये रेजिस्टर है और ये एल है, तो ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर. यहाँ पर एक्सएल की जो वैल्यू है 3.14 है. तो अगर एक्सी यहाँ बड़ा है तो ओवरऑल ये वैल्यू भी बड़ी आएगी, बिकॉज आर तो सेम है दोनों केसेस में, राइट. तो जो वैल्यू है वो इसी के डिपेंडेंट थी, एक्सी और एक्सएल. तो सिंस ब्रांच 1 में इम्पेडेंस ज्यादा है तो जहां इम्पेडेंस ज्यादा होगा वहां करंट कम आएगा. तो हमने ये फिगर आउट कर लिया कि सेकेंड ब्रांच में करंट ज्यादा है तो वहां का जो बल्ब होगा वो ब्राइटर ग्लो करेगा. तो दिस विल गिव यू ऑप्शन बी. ना, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, देखिए फ्रीक्वेंसी का डिपेंडेंस ऐसा है कि जो एक्स सी है वो इनवर्सली डिपेंड करता है. एक्स सी जो है वो इनवर्सली डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे. तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई होती तो एक्स सी कम हुआ होता. अगर एक्स सी कम हुआ होता तो इम्पेडेंस कम हुआ होता. इम्पेडेंस कम हुआ होता तो करंट बढ़ता, और करंट बढ़ता तो ब्राइटनेस बढ़ती. दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से जो कैपेसिटर वाली ब्रांच है उसका ब्राइटनेस बढ़ जाएगा.
That means if frequency is increased, brightness of bulb 1 will increase. एंड सिमिलरली जो XL है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो XL बढ़ेगा, इम्पेडेंस बढ़ेगा, तो करंट डिक्रीज होगा, तो जो बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए हमारे पास एक इंडक्टर कॉइल है, उसमें कुछ इंडक्टेंस है और कुछ उसमें रेजिस्टेंस है। ऑलराइट, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है जो कॉइल है, इसको हम किसी AC सोर्स पे लगा रहे हैं। ऑलराइट, नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव जीरो एवरेज वैल्यू ओवर अ साइकिल। तो क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग सर्किट बनेगा तो जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसकी वैल्यू एवरेज जीरो आ जाएगी। अब जो इंड्यूस्ड EMF इन द इंडक्टर है, मतलब कि जो VL है, तो ऑल्टरनेटिंग सर्किट में एलिमेंट्स के क्रॉस जो वोल्टेजेस रहती है ये भी साइनोसॉइडल फंक्शन रहती है। मतलब फेज आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है, लेकिन फंक्शन तो साइनोसॉइडल ही रहेगा। अगर वो फंक्शन साइनोसॉइडल है तो फिर से एक कंप्लीट साइकिल पर उसकी एवरेज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट इज जूल हीटिंग। देखिए हीट का आंसर एवरेज जीरो क्यों नहीं बनने वाला है, बिकॉज ये स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। आपकी जो जूल हीटिंग में पावर यूज होती है वो होती है I²R। अब जो सर्किट में करंट है, करंट इज ए साइनोसॉइडल, मतलब कि समथिंग साइन का फंक्शन। लेकिन जब मैं I² करूंगा तो ये फंक्शन साइन स्क्वायर का हो चुका होगा। अब साइन स्क्वायर का जो फंक्शन बनेगा उसकी एवरेज जीरो नहीं आएगी। आप समझिए, तो जो साइन के ग्राफ्स होते हैं वो ऊपर नीचे चलते हैं, तो इनकी एवरेज ऊपर और नीचे वाले में कैंसिल होकर इसकी एवरेज जीरो बन जाती है। राइट, साइन स्क्वायर में क्या होगा कि जो ग्राफ का नेगेटिव पार्ट है वो भी ऊपर जा चुका है, तो सिंस द वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव तो इसका एवरेज जो आएगा दैट इज नॉन जीरो। सिमिलरली मैग्नेटिक एनर्जी इन द इंडक्टर, तो जो एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज हाफ L I²। वी कैन गिव द सेम रीजन, सिंस ये I² था और ये भी I² है, तो क्या ये जो फंक्शन है ये समथिंग समथिंग साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में चला जाता, और ये दोनों ही जो फंक्शंस हैं ये पॉजिटिव रहते और इनकी जो एवरेज है वो जीरो नहीं आनी थी। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए वोल्टेज एक्सप्रेशन दिया हुआ है, फेज डिफरेंस पाई बाय 4 बोल दिया गया है करंट में और वोल्टेज में, एंड इट इज गिवन कि सर्किट के पास सिर्फ दो एलिमेंट्स रखने का ही प्रोविजन है, तो या तो RC है या तो RL है या तो LC है। तो जब हम इस ग्राफ को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो वोल्टेज है वो लैग कर रही है। ठीक है, जो करंट का फंक्शन है और वोल्टेज का फंक्शन है वो दिया हुआ है। ग्राफ में जो चीज लीडिंग दिखती है वो एक्चुअल में लैगिंग होती है। तो अगर यहाँ पर वोल्टेज हमें दिख रहा है कि आगे चल रहा है उसका ग्राफ, तो एक्चुअल में ये पीछे होता है। ओके, तो इसका मतलब है वोल्टेज लैग्स द करंट। अब अगर वोल्टेज लैग कर रही है, करंट लीड कर रहा है, तो सर्किट हुआ कैपेसिटिव सर्किट। तो यहाँ पर R और C लगे होंगे। ऑलराइट, तो वोल्टेज और करंट हमें दोनों लिख दिए गए, क्योंकि करंट लीडिंग है तो करंट को हम प्लस पाई बाय 4 कर देंगे। now ये जो लीड या लैग है इसका जो फॉर्मूला रहता है दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू रिएक्टेंस ओवर R। तो ये सिर्फ कैपेसिटर तो XC आ जाएगा, XL तो होगा नहीं, तो एंगल पाई बाय 4 है तो उसकी सॉल्विंग करके XC इज इक्वल टू R आ जाता है। ऑलराइट, नाउ XC इज 1 बाय ओमेगा C इज इक्वल टू R। ओमेगा की वैल्यू गिवन है 100, ओमेगा हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये एक रिलेशन बन जाएगा। अब इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाली हमें ऑप्शंस देखनी है, सिर्फ R और C में से। तो या तो आंसर A आना था या ऑप्शन B आना था, दोनों में से हम चेक करते हैं। ये रिलेशन अगर आपको होल्ड करना है तो ये दो वैल्यूज पॉसिबल है ऑप्शन ए वाली। ऑप्शन बी विल नॉट सेटिस्फाई दिस रिलेशन, तो वो गलत हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए प्योर रेजिस्टिव सर्किट है,
अगर उसको हम एसी पे लगा देते हैं तो पीक वोल्टेज 200 है और पीक करंट आता है 5, जो कि एन फेज है, क्योंकि वो प्योर रेजिस्टिव है तो इन फेज रहना था और वैल्यूज हमें गिवन है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर ये प्योर रेजिस्टिव था तो आई इज इक्वल टू ई बाई आर हो जाता सिंपली। ई इज 200, करंट इज 5 एम्पियर, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाती है 40, रेजिस्टेंस है 40 ओम। अब केस टू देखिए, सेकंड सर्किट में एक एलिमेंट वाई है, उसको सेम एसी सप्लाई पे लगा देते हैं, सेम वैल्यू ऑफ पी करंट मिलता है, बट करंट जो है वो लैग करने लगता है। अगर करंट 90 से लैग कर रहा है, अगर करंट लैग कर रहा है तो वो इंडक्टिव सर्किट होगा। तो करंट लैग्स, सो इंडक्टिव सर्किट है, एंगल का डिफरेंस 90 है, अगर ये 90 है तो ये प्योर इंडक्टिव होगा, रेजिस्टेंस नहीं लगा होगा साथ में। तुम्हारे पास आई आ जाएगा ई बाई एक्सएल, वहां से हमारे एक्सएल की वैल्यू आ गई 40। नाउ केस 3, अब एक्स और वाई को कंबाइन कर दिया गया। देखिए एक्स और वाई को कंबाइन करते हैं मतलब एक तो रेजिस्टर था, नेक्स्ट में ये इंडक्टेंस था, इन्हें कंबाइन कर देते हैं तो टोटल इंपेडेंस हो जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब आर और एक्सएल दोनों की वैल्यू हम जानते हैं, तो इंपेडेंस आ जाएगा 40√2, करंट हो जाएगा ई बाई जेड, ई है 200, जेड है 40√2, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 5/√2। तो सिंस ये पीक वोल्टेज था 200, तो हमें ये जो पीक वैल्यू उठा के चल रहे हैं तो इसके कोरेस्पॉन्डिंगली पीक करंट आया है। ऑलराइट, इस तरह की वोल्टेज हम यहाँ रखते हैं उसी तरह का करंट आता है, आरएमएस है तो आरएमएस, पीक है तो पीक, तो ये कहता है पीक करंट 5/√2, तो आरएमएस करंट हो जाएगा इसका डिवाइड बाय √2, विच विल बी 5/√2, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए फर्स्ट वी हैव अ डीसी सोर्स ऑफ 100 वोल्ट्स, इसे सोलेनॉइड के क्रॉस लगाते हैं तो एक करंट मिलता है। now देखिए जब डीसी करंट सोलेनॉइड पे लगता है तो उसमें जो करंट की वैल्यू होती है दैट इज ई बाय आर। उसमें जो सोलेनॉइड का जो इंडक्टेंस वाला पार्ट होता है एल, वो कोई रोल प्ले नहीं करता, जो स्टेडी करंट है वो सिंपली ई बाय आर लिखा जाता है स्टेडी स्टेट में। ओके, तो यहाँ से आर की वैल्यू 100 आ जाएगी। तो केस टू में क्या करा गया, इसी चीज को एसी सोर्स पे लगाया गया। अब जब एसी लगाएंगे तो इंडक्टेंस भी रोल प्ले करता है, रेजिस्टेंस भी करता है, तो करंट की वैल्यू हो जाती है ई बाय जेड, वेयर जेड इज आर स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर का। इसमें कैपेसिटेंस है नहीं तो वो चला जाता है यहाँ से, तो आई बचेगा ई ओवर दिस थिंग। ऑलराइट, ना करंट का वैल्यू दिया हुआ है 0.5, सप्लाई दी हुई है 100, रेजिस्टेंस की वैल्यू हम ऑलरेडी 100 फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ से एक्सएल आ जाएगा। नो आफ्टर सॉल्विंग एक्सएल इज इक्वल टू 100/√3, एक्सएल इज ओमेगा एल, ओमेगा इज 2 पाई एफ, तो करते कराते एल की वैल्यू आ जाती है 1/3 हेनरी, 1/3 हेनरी। तो इंडक्टेंस हमें मिल चुका है 1/3, तो ऑप्शन बन जाएगी ए। देखिए इंपेडेंस ढूंढना भी है तो इंपेडेंस क्या होता है जेड, तो आप सीधा लिख सकते हैं आई आर एम एस ई आर एम एस बाई जेड। आई दिया हुआ 0.5, ई दिया हुआ 100, तो यहाँ से जेड सीधा मिल जाएगा 200 ओम्स। तो दोनों वैल्यूज हम इंडिपेंडेंटली फाइंड कर सकते हैं, तो ऑप्शन आ जाएगी ए। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए सीरीज एलसीआर सर्किट है। सीरीज एलसीआर सर्किट में जो बाहर से हम वोल्टेज सोर्स की लिखते हैं, उसका रिलेशन रहता है वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन विच रिलेट्स individual voltages with the source voltage, and you can say इनमें से कोई भी रिलेशन नहीं है एबीसी में, तो ये हमेशा सॉल्व करके आता है, इसमें से डायरेक्टली आप इन किसी भी चीज पर कमेंट नहीं कर सकते। हमारा आंसर हो जाएगा कि none of these options is true because the actual relation goes like this. क्वेश्चन नंबर 18, सीरीज सर्किट है, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस तीनों लगे हुए हैं और अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट में दिया गया, तो ये है अप्लाइड वोल्टेज और ये है करंट। तो हम दोनों में करंट में और वोल्टेज में फेज का डिफरेंस देखते हैं, तो ये 10 डिग्री है, 370 है, तो जो डिफरेंस बनेगा दैट इज 360।
अब वोल्टेज और करंट में अगर 360 का डिफरेंस है तो एक्चुअली इट मीन्स कि देयर इज नो फेज डिफरेंस, बिकॉज 0, 360, 720 वो सारे इफेक्टिवली जीरो ही होते हैं। तो अगर कोई फेज डिफरेंस नहीं है दैट मीन्स ये सब सेम फेज में चल रहा था, तो ये सर्किट बना रेजोनेंस वाला सर्किट। वोल्टेज और करंट तभी साथ में हो सकते हैं अगर आपका सर्किट क्या है, रेजोनेंस में। तो अगर ये रेजोनेंस में है तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। इसको करते कराते वैल्यूज रखेंगे, ओमेगा की वैल्यू दी हुई है तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा कि भाई सी जो है वो 4 माइक्रोफेराड है, क्योंकि एल हमें दिया हुआ तो हम पुट कर देंगे 0.01। कैपेसिटेंस इज 4 माइक्रोफेराड। नाउ रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए हम क्या करें, आई इज इक्वल टू ई बाई जेड लगा देते हैं। सिंस ये रेजोनेंस वाला सर्किट है तो जो जेड की वैल्यू है वो सिंपली आर ही हो जाती है रेजोनेंस पे। तो क्या इस करंट को मैं लिख दूंगा ई बाई जेड, विच विल बिकम ई बाई आर। करंट की पीक वैल्यू है 5, वोल्टेज की पीक वैल्यू है 141.4। तो यहाँ से रेजिस्टेंस को हम सॉल्व करेंगे तो इज 28.28 ओम। क्वेश्चन नंबर 19। There is a circuit having capacitance and a resistance in series, एंड जो करंट है वो लीड कर रहा है। कैपेसिटिव सर्किट है तो करंट को लीड करना ही था। उसका लीड का एंगल दिया हुआ है। सॉरी, करंट का जो एंगल है वो फाइंड करना है, कितने एंगल से वो लीड कर रहा है। फ्रीक्वेंसी दी हुई है ओमेगा बाई 2 पाई। तो जितने भी एंगल से आप आगे या पीछे होते हैं, तो करंट और वोल्टेज में जो एंगल का डिफरेंस रहता है वो दिया जाता है बाय द रिलेशन tan phi इज इक्वल टू एक्सएल एक्सी ओवर आर। तो यहाँ एल है नहीं तो सिंपली बिकम्स एक्सी बाय आर। tan phi is एक्सी बाय आर, एक्सी इज पर्सनली 1 बाय ओमेगा सी। फाई आपका हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 बाय ओमेगा सी आर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20। देयर आर ओनली टू एलिमेंट्स, टू एलिमेंट्स हैं, वोल्टेज और करंट दिया हुआ। एंगल्स हम देखते हैं तो ये पाई बाय 3 है, मतलब 60 है, ये पाई बाय 2 है मतलब 90 है, तो इनका जो डिफरेंस है 30। और उसमें देख सकते हैं कि जो करंट का एंगल है वो ज्यादा है तो करंट लीड्स बाय 30। अगर करंट लीड कर रहा है तो ये एक कैपेसिटिव सर्किट होगा। और दो ही एलिमेंट्स अलाउड थे मतलब यहाँ इंडक्टेंस नहीं होगा, फिर सिर्फ रेजिस्टेंस है और कैपेसिटेंस है। तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, tan अल्फा इज दिस थिंग, इंडक्टेंस है नहीं तो वो जीरो। तो ये बन जाता है कि द डिफरेंस वाज 30, द tan 30 इज XC बाय आर। इसे हम सॉल्व करते हैं तो XC आएगा R बाय रूट 3। दिस इज वन ऑफ द रिलेशंस, XC इज R बाय रूट 3। अब देखिए, वोल्टेज की पीक वैल्यू पता है, करंट की पीक वैल्यू पता है, तो उन पे फॉर्मूला लगा देते हैं, I इज इक्वल टू E बाय Z। करंट का पीक वैल्यू, वोल्टेज का पीक वैल्यू ओवर इम्पेडेंस। अब इम्पेडेंस में ऑलरेडी की रिलेशन है कि XC इज R बाय रूट 3, तो यहाँ XC को हम पुट कर सकते हैं R बाय रूट 3, तो आपके पास ये रिलेशन निकल के आएगा। ठीक है जी। इसे आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा रेजिस्टेंस इज 17.32, एंड फ्रॉम द प्रीवियस रिलेशन मींस दिस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ XC। XC इज 1 बाय ओमेगा सी। रेजिस्टेंस हमें मिल चुका है, हमें ओमेगा भी पता है, एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है, तो यहाँ से कैपेसिटर की वैल्यू। हमारे पास पैसेज है 21 टू 23, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर का सेटअप है, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है, करंट गिवन है और पावर गिवन है। तो चीज़ों को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम पावर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एसी में जो पावर का फॉर्मूला जाता है आई स्क्वायर आर। पावर 100 है, आरएमएस करंट गिवन है 2 एम्पियर, तो यहाँ से आर आ जाएगा 25। ऑप्शन बी। देन आई इज इक्वल टू ई बाई जेड। आई की वैल्यू है 2, वोल्टेज का वैल्यू है 200, रेजिस्टेंस मिल चुका है 25, तो यहाँ से एक्स सी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए इंडक्टर है नहीं तो जेड को लिखते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि एक्सी हमें मिल जाएगा।
जिसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो एक्सी की वैल्यू आ जाएगी √125/75। ऑप्शन सी। कैपेसिटेंस ढूंढना है तो जो एक्स सी है उसे लिख देंगे 1/ω c। सी निकालना होगा तो सी हो जाएगा 1/ω टाइम्स एक्सी। ओमेगा इज 2πf, फ्रीक्वेंसी इज 50, तो मतलब ये 2πf हो गया। और एक्स सी हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। पहले हमने एक्स सी फाइंड करा है और एक्स सी के अंदर जो सी छुपा होता है हमने वो निकाल लिया। इसकी ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन डी।